हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कूपमान थ्योरम। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एमएससी के नोट्स टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नोट्स तो खैर मैं आपको दूंगा नहीं, जो वीडियो है उसी से आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, और इजी लैंग्वेज में, इजी वे में। क्योंकि कई सारे वीडियोज़ में देखता हूँ, खुद भी देखता हूँ, है ना। तो उसमें एक्सप्लेन तो करते हैं, लेकिन उनको खुद को समझ में नहीं आता कि क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझाएंगे। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना। कई बार कुछ टॉपिक मुझे भी नहीं मिलता है, तो मैं देखता हूँ कि भाई कहीं कुछ है क्या मटेरियल, इस टाइप का होता है। तो लिखा कुछ है और मीनिंग कुछ और निकाल रहे हैं, तो फिर उससे बचना है आपको। ठीक है, तो ध्यान देना है और ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हुए पढ़ना है। तो आपको क्या होगा, वो चीज़ याद रहेगा। और बिना समझे रटने वाला काम करेंगे तो ये भाई आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी आप रट के नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कूपमान थ्योरम। देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा हम पढ़ रहे हैं। इसको जो है कूपमान थ्योरम की सहायता से व्याख्या किया जा सकता है। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेक्ट्रा हमको मिलता है, उसको हम कूपमान थ्योरम की सहायता से व्याख्या कर सकते हैं। एक ही पॉइंट है यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी का, तो आप उसको समझ लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी आई होप आपको पता होगा ही होगा, है ना। किसी एटम्स के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, उसके स्फीयर से निकालने में जितनी एनर्जी लगती है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। अगर आप अंदर के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, कोर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जो सबसे बाहर में है, ठीक है, और भरा हुआ है, वहाँ से आप निकाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो इस थ्योरम के अनुसार क्या बताया गया है, किसी इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट ऑर्बिटल, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मौजूद है ना, उसकी एनर्जी का नेगेटिव वैल्यू कह सकते हो आप, नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है ना। कहने का मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे मैं लिखा हूँ। ठीक है, अब इसको ये डायग्राम से अच्छे से समझोगे, है ना। मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना। ये दोनों एक साथ आएगा क्या, चलो ठीक है, आ गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, जनरली इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही निकलता है। तो आप यहाँ पे उसे कह सकते हो, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव वैल्यू कहने का मतलब उसका ऋणात्मक मान के बराबर होगा। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान के चलो ये क्या है आपका, होमो है। ये क्या है आपका, होमो है। ठीक है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हुआ, उसको आयनाइजेशन करने में एनर्जी लगी। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी लगी तो वो क्या होगा, यूज हुआ। ठीक है, यूज हुआ, कितना यूज हुआ, मान के चलो 8 किलो जूल यूज हुआ, सपोज ऐसा कुछ होता नहीं है, 8 किलो जूल यूज हुआ। ठीक है, उसके बाद ये इधर निकल गया। अब एक्स्ट्रा यहाँ एच न्यू के पास तो बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, जो इसका आयनाइजेशन भी करेगी और उसको काइनेटिक एनर्जी भी देगी, मतलब उसको मूवमेंट के लिए भी पावर देगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी यहाँ पे यूज हुआ, वो इसका नेगेटिव वैल्यू होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू होगा उसका माइनस वैल्यू होगा। ठीक है, तब हमको इस ऑर्बिटल का एनर्जी हमको पता चलेगा। ठीक है, हमको क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी मिल रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी से हम आयनाइजेशन लिमिट को भी जान सकते हैं। ठीक है, कितना लिमिट है, और उसके अंदर कितने अंदर ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसको भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक, क्लियर है ना। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, इतना मैं सोचता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, कूपमान थ्योरम जो है किस किस बात को सूचित करता है, क्या क्या चीज़ बताता है। तो पहला तो ये आयनाइजेशन एनर्जी को ही बताता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा, आयनाइजेशन एनर्जी तो हमको पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से, है ना। एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप में, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी द्वारा ये पता चलेगा कि किसी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, वो ये बताएगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मौजूद था। ठीक है, मतलब कहाँ से इजेक्ट हो रहा है, कहाँ से वो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में बताएगा। और ये जो थ्योरम है ये अप्रोक्सीमेशन पे डिपेंड करता है, मतलब ये जो थ्योरम है पूरा अप्रोक्सीमेशन पे डिपेंड करता है, मतलब संभावित डाटा पे डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग लगभग,
ठीक है, कोई फिक्स वैल्यू आपको देगा नहीं, फिक्स वैल्यू आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम आयनाइजेशन कराते हैं, है ना, आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालते हैं, तब एटम में जो प्रेजेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब उसका क्या बिहेवियर होगा, कैसे एक दूसरे को अरेंज करेंगे, उसके अरेंजमेंट कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इन सबको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको जाननी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन जो अंदर में मौजूद है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, वो इलेक्ट्रॉन कोई कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया या नहीं किया, या उस जो खाली जगह है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो खाली जगह तो बनेगा, उस खाली जगह को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा या नहीं भरा, उसको हम इस थ्योरम में इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, बचे हुए इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने बताया अपने डिस्ट्रीब्यूशन को खुद एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एनर्जी को ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो प्रैक्टिकल जो तरीका होता है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये भी इसी थ्योरम का ही एक भाग है, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिटरमाइन करना कैसे करेंगे हम, देखो जब भी हम किसी एटम या सैंपल में लाइट डालेंगे तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन होगा। अब आयनाइजेशन कब होगा, जब वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जितना यूज करेगा वो तो उसका आयनाइजेशन हुआ, और जितना वेग से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, है ना, वो बची हुई एनर्जी होगी। मतलब फोटोन की बची हुई एनर्जी, फोटोन की आधी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी में यूज हो गई, और आधी एनर्जी जो बची हुई है उसकी काइनेटिक एनर्जी में यूज हो गई। ठीक है, तो एक तो हम जो डाल रहे हैं फोटोन, उसकी एनर्जी को हम याद कर सकते हैं। देखो जो डाल रहे हैं फोटोन, इसकी एनर्जी को हम नाप सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिस गति से निकल रहा है उसकी गति को हम नाप सकते हैं, लेकिन इसका आयनाइजेशन एनर्जी कैसे याद करेंगे, तो जो गति से निकला है उस इलेक्ट्रॉन को हम डिफ्लेक्ट करवाते हैं, यहाँ से डिफ्लेक्ट करवाते हैं, मतलब इसका जो गति है उसको हम इतना पावर देते हैं, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव इंड की ओर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इतना प्रतिकर्षित करते हैं कि ये अपने राह से भटक जाए। जो राह से भटकने में लगा, यहाँ पे जो चार्ज लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज हम अप्लाई करेंगे वो चार्ज हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो पावर है और यहाँ पे जो पावर है दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा इक्वेशन लिख देता हूँ जो बार बार हर वीडियो में आ रहा है। एच न्यू इज इक्वल टू फाइव वर्क फंक्शन, मतलब सीधा काइनेटिक आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो इसको, सीधा आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो आप इसको, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो क्या कर सकते हो आप, एच न्यू में काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये वाला फार्मूला है छोटा सा, आप यहाँ से इसको डिटरमाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे इंक्लूड करो, समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, आप कर दो इसको, ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो। ठीक है, थोड़ा इंप्रेशन धाक जमेगा आपका। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ है, 5 वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगा हुआ जो कार्य में लगा हुआ एनर्जी है, उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, बाकी काइनेटिक एनर्जी उसकी गतिज ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कैसे पता करेंगे, वही स्थिति है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर यूज करेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्टर है जो उसमें खुद में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अब थोड़ा बहुत अगर चार्ज यहाँ पे देंगे तो वो अपने रास्ते में चला जाएगा, पार हो जाएगा, लेकिन हाई एनर्जी इधर से भी देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि वो इसको क्या कर दे, इसको रिफ्लेक्ट कर दे, हटा दे, इसके पाथ से हटा दे, उसका वेग को कम करके उधर दूसरी साइड ढकेल दे। तो वो क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाथ या फ्लो पाथ में विचलन पैदा कर सकता है। तो उसको हम मेजरमेंट कर लेंगे तो वो आपका काइनेटिक एनर्जी वहाँ से निकल जाएगा। स्पष्ट है कि नहीं, है ना, स्पष्ट होना चाहिए, थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में रिफ्लेक्शन होता है, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। एमएससी कर रहे हो यार, बच्चे नहीं रहे। ठीक है, चलो, तो ये जो आपका कूपमान थ्योरम था उसमें जो मेजर पॉइंट है कुछ कुछ, है ना, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो वो कौन कौन सा था। एक तो इलेक्ट्रॉनिक रीऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद में परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉनों का रीऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे लिख लो आप अपने शब्दों में। ठीक है, यहाँ पे
क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन करो, है ना, एक्सप्लेन। मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि पेज इतना ही बचा था तो मैं इसमें को लिखा नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं आगे पेज बढ़ाता नहीं हूँ, एक पेज में जितना आता है उतना ही नोट्स बनाता हूँ। आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो शायद इस चीज़ को गौर किए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लंबा होता तो जरूर मैं आगे पेज बढ़ता था, 2 लाइन के लिए मैं अगला एक पेज बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, खुद से वो क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे, पहले भी हमने देखा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन खुद से कर लेते हैं, सामान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ना, हालांकि उसको रीअरेंज करने में भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूज होगी ही, है ना, पर यहाँ पे हमने क्या किया, उसको नेग्लेक्ट किया, किसमें, कूपमान थ्योरम में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिलेशन, अब इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा अरेंजमेंट है, इसके बीच में क्या इलेक्ट्रॉन, अब एटम में है, ये क्या है, एक एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, बंधे होंगे, पेयर होंगे, अनपेयर होंगे, उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पेयर को तोड़ने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम करते ही नहीं है, इसको नेगलेक्ट ही कर दिया जाता है। इसके बीच में अब ये फ्री मूव तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एकदम सेटिस्फाइड वे में एक निश्चित स्पीड में ये खुद भी यहाँ पे मूवमेंट करते रहते हैं, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना है, मान के चलो लाइट यहाँ डाल रहे हो, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया उसके सामने, ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि इसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, दूसरे को भी तो मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हम एक क्या कर लेते हैं, एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला मतलब हम मान लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगी। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। अब आता है आपका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ये क्या होता है, देखो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स KLMN सेल है, इसके अंदर में भी क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। तो ये सब आपने पढ़ा है। तो ये इनका जो ऑर्बिटल होगा या फिर SCF है या सेल्फ कंसिस्टेंट फील्ड है, कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये माना जाना, है ना, अनुमानित क्षेत्र, इसको भी हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि इस एनर्जी पे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका पूरा इंग्लिश में जो नोट्स है वो देख लो, यहाँ पे देखो, बुक का नाम मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है। ये आपका डिटेल है, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो यहाँ पे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिकॉग्नाइजेशन। तो वही है रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइज करने में भी कुछ वो होता है। अब मेटल प्लस मतलब आयन बनने के बाद अब मेटल है तो फिर ये एम मतलब क्या कहना चाहिए, हमारा सैंपल है, ठीक है। दोनों के SCF और दोनों के SCF मतलब क्या हुआ, एक अनुमानित क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, वो दोनों बराबर तो नहीं होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हो सकता है ऑर्बिटल सिकुड़ जाए, एनर्जी लेवल घट जाए, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये टर्म बोला था, ठीक है। तो अब देखो उस चीज़ को, ठीक है, हर वीडियो को देखते जाओ, क्रम से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोनों का साइज अलग अलग हो गया, साइज अलग अलग हो गया तो भाई ऑर्बिटल का एनर्जी भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो दोनों का जो SCF है, SCF मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो जहाँ पे होगी, जिस ऑर्बिटल में होगी, वो बराबर नहीं होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन है ना, SCF वही है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है। एक चीज़ और ये आपका क्या है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता था, अगर हम कोर इलेक्ट्रॉन की ओर जाएं, कोर ऑर्बिटल की ओर जाएं, तब भी ये चीज़ SCF डिफेक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। द इफेक्ट ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ऑन ऑर्बिटल एनर्जीज इन नेग्लेक्टेड इन SCF कैलकुलेशन विच इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर कोर ऑर्बिटल एनर्जी। कोर ऑर्बिटल एनर्जी के लिए जो काफ़ी ज़रूरी होता है वो, है ना, SCF, उसको भी हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे फोटो आयनाइजेशन प्रोसेस, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में 14 मिनट हो गया, इतना ही, बने रहने के लिए थैंक्स, ठीक है।